हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। उसके बाद से सीखेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। वह एक एक करके आज के क्लासेस में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है और इसमें क्या क्या दिखाया जाता है, क्या क्या शो कराया जाता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आपको बताया जाता है कि बिजनेस में जो एसेट्स है, क्या है बाबू, एसेट्स है, संपत्ति है, वह बराबर होता है कैपिटल प्लस किसके, लायबिलिटीज के। यही अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया जाता, समझाया जाता है। और बोला जाता है कि अगर आपको एसेट्स पता है और लायबिलिटीज पता है तो आप उस व्यापार का कैपिटल क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन से। कैसे? फॉर एग्जांपल, उस व्यापार का जो संपत्ति है वह 5 लाख है और लायबिलिटीज है वो कितना है, 3 लाख है। तो आप निकाल सकते हो ना, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट्स में कितना है 5, कैपिटल में कितना है नहीं पता है, लायबिलिटीज में कितना है 3। तो आप बता सकते हो ना कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बोलो, हो जाएगा? तो आप बताइए कैपिटल इक्वल 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2। मतलब उस साल का कैपिटल क्या है, 2 लाख। क्लियर है आपको? तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये जो है ना, ये बैलेंस शीट में शो करके हम दिखाते हैं। कहां पे दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। ठीक है, किसमें? बैलेंस शीट में शो करके दिखाते हैं। और बैलेंस शीट में जो हम लोग शो करके दिखाते हैं, इससे पता चलता है कि मेरे व्यापार का स्थिति क्या है, व्यापार हेल्दी है या अनहेल्दी है। अब कब हेल्दी अनहेल्दी माना जाएगा? जब संपत्ति एसेट से ज्यादा होगा, नहीं लायबिलिटी से ज्यादा होगा, तो उस समय बोलेंगे बिजनेस क्या है, हेल्दी है, मतलब व्यापार का स्थिति सही है। लेकिन जब लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो जाएगा तो अनहेल्दी है, व्यापार का स्थिति सही नहीं है, मतलब हमारा व्यापार घाटे में जा रहा है। बोलो, अगर मेरे पास 10 लाख का संपत्ति है और कर्जा 12 लाख का है तो क्या बोलोगे? हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, ठीक है, हमारा व्यापार लंबे समय तक चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। लेकिन बोला नहीं, कर्जा है 2 लाख, संपत्ति है 10 लाख, तो क्या बोलोगे? कोई बात नहीं, कर्जा अगर देंगे तो भी 9 लाख रुपया बचा रहेगा, उससे व्यापार को कंटिन्यू अगले भविष्य में और प्रेजेंट टाइम में चला सकते हैं। बोलो, यही अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसी के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, समझना जो मैंने अभी बताया है। देखो, बताया जा रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ द इक्वल इज कॉल्ड, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसको कहां पे लायबिलिटीज कैपिटल किसका एंटिटी है? बोलो, ओनर का एंटिटी है। मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? ओनर। कैपिटल कौन लगाता है? जी। और ये बिजनेस के ऊपर लायबिलिटीज किसका है? ओनर का। मतलब बिजनेस देगा कितना रुपया, जितना पैसा लगाए हैं। तो ये जितना जो लायबिलिटीज और कैपिटल है वो ओनर का एंटिटी है, एक ओनर का एक अस्तित्व है। फिर से बताया जा रहा, देखो, इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज द एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब ये जो है ना, ये जो इक्वेशन वो कहां पे शो होगा? बैलेंस शीट में शो होगा। और इसको बैलेंस शीट के नाम से भी जाना जाता है। और बैलेंस शीट हम दिखाते हैं। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बनाएंगे एसेट्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैसे बनेगा आगे देखेंगे, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, आज का कंसेप्ट समझना जो बहुत मेन है वह है अकाउंटिंग कंसेप्ट। या क्लियर हो रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है जी? क्या है बताओ, कोई बता दे। अब अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि आपके व्यापार में जितना एसेट्स है वो बराबर है किसके? लायबिलिटीज और कैपिटल।
तो अगर उस व्यापार में एसेट्स पता चल जाता है, कैपिटल पता चल जाता है, नहीं लायबिलिटीज पता चल जाता है, तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि व्यापार का लायबिलिटीज और कैपिटल क्या है। ठीक है, मतलब दो ही तो पता चलेगा लास्ट में कि संपत्ति कितना है, कर्ज कितना है, माइनस करके बाद बचा कितना है। बोलो, वही हमारा अगले साल का क्या हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। आप बताओ, व्यापार को चलाते गए और लास्ट में पता चला साल के ईयर में कि मेरे पास 1 लाख का संपत्ति है ऐसे और 50,000 का कर्ज है, तो अगले साल व्यापार को फिर से कितने से स्टार्ट करोगे? 50,000 से ही ना। अरे देने के बाद तो नहीं तो बचेगा, तो मानो कितना, 1 लाख नहीं 50,000। ठीक है, तो कैपिटल उसी बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर पूछेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, बताओगे। एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या कैपिटल निकालना तो कैपिटल इक्वल एसेट माइनस लायबिलिटी। क्लियर है सबको? बोलो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। जल्दी पढ़ लें तब हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे। देखिए क्या बताया, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट, अब अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या बताया जा रहा है, क्या समझा रहा है, समझने की कोशिश करना। लिखा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या लिखा है बाबू? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और क्या समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजर किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। समझना, इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजर किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस न किया जा सके या मेजर न किया जा सके उसे ही, मतलब क्या बोला गया जी, हाँ, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजर किया जा सके उसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा और बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या मतलब समझिएगा। जैसे मान लो हम एक बिजनेस किए और कुछ कस्टमर है दौड़े दौड़े मेरे पास आए। क्या जी? कस्टमर है दौड़े दौड़े मेरे पास आए। तो ये जो दौड़े दौड़े आ रहे हैं, तो सपोज मान लो कस्टमर है 4 और चारों इस कीबोर्ड के बारे में पता पूछे कितने में, तुमने बोला 5 रुपया, दूसरा भी 5 रुपया, तीसरा का भी 5 रुपया, चौथे का भी 5 रुपया। लेकिन इसमें से 2 जो है संतुष्ट है, समझना, कि हम खरीदेंगे, और 2 तुरंत खरीद लिए। क्या समझे? 4 कस्टमर आए, उसी कीबोर्ड का रेट पूछे, लेकिन 2 संतुष्ट हैं, चलिए कल खरीद लेंगे या 1 घंटे के बाद खरीदेंगे, लेकिन 2 तुरंत खरीद ली। तो आप बता, बोला जाता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जो व्यापार में एक्टिविटी हो चुका है और जो मनी रिसीव हो गया है उसी को बुक अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसी को मनी के रूप में मेजर किया जाएगा। जो ये संतुष्ट हो चुके हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब हम आएंगे और हमसे खरीद लेंगे तब। ठीक है, तो यही बोला गया है कि इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट, कॉमन यूनिट मतलब क्या है, जिसे मेजर किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है? मनी के रूप में। मतलब सुबह से लेके जो शाम तक ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब पैसा जमा किया बैंक में, बैंक से निकाला, परचेज किया, सेल किया, उसको किसमें मेजर किया जाता है? मनी के रूप में। उसका वैल्यू होता है, लेकिन वो वैल्यू तभी मेजर करते हैं जब वो एक्टिविटी हो चुका है, होने वाला है, फ्यूचर की बात है। प्रेजेंट टाइम में हो चुका है, वो हम लोग बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यही बोला गया है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या उसे मेजर किया जा सके, क्या उसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा और बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड सेल करता है, केवल इसी अमाउंट को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि इंप्लॉय सर्टिफिकेशंस को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम सर्टिफिकेशन को मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते। तो समझे? मान लो ये सेल्समैन जो है गए 10 लोग के पास, ठीक है, सबसे बात की, लेकिन इसमें 8 लोग ही खरीदे हैं, तो 8 ही लोग का रिकॉर्ड मनी के रूप में मेजर किया जाएगा। जो 2 है पता नहीं खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो मेजर करेंगे। संतुष्ट है, आप इंक्वायरी के लिए आए मेरे पास, 4 लोग आए थे, लेकिन 2 तुरंत एडमिशन करा लिए और 2 करा कल 2 दिन के बाद, पता नहीं 2 दिन के बाद आएगा कि नहीं आएगा। बोलो,
कहीं दूसरे जगह उसको और सुविधाजनक मिल जाए तो चला जाएगा ना। तो ये बोला गया है कि जो एक्टिविटी हो चुका, आज कितना फीस जमा वो ही रिकॉर्ड करेंगे। कल जमा होने वाला कल की बात है, पता नहीं कल अब्सेंट हो जाए वो, बोलो। तो ये ध्यान दीजिएगा, आज भी कई लोग का फीस का डेट है, लेकिन कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। तो जो आज जमा किया करेगा उसी को लिखेंगे। डेट है तो मेंशन नहीं कर देंगे, नहीं आज डेट है तो पैसा इनकम चढ़ा दिए। इसे बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कुछ समझे? अकाउंटिंग करते समय इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। किसको किस समझ में नहीं है बताइए, हाथ उठाएं, बोलिए। मतलब यह ऐसे पढ़ने से जिसको समझ में नहीं है पूछे, मैं बताऊंगा। मतलब सीधा सा मतलब है, आप एक दुकानदार हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका ग्राहक, मैं आपके दुकान पे आए, ठीक है। मैंने बोला कि बाबू चीनी कितने रुपए किलो है? अरे बोला 42 रुपए, लेकिन हमने कहीं सुना था 40 रुपए। तो पूछ लेंगे, कहीं ठीक है कोई बात नहीं, अभी आते हैं। मतलब पूछ लिया तो क्या आप बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लोगे क्या? नहीं, हम वो चीनी खरीद लेंगे, खरीद लिए, पैसा नहीं दी उसकी बात अलग, खरीद लिए तो लिख देंगे बुक ऑफ अकाउंट में कितने का हमारा वो मनी आने वाला है, और एक्टिविटी लिखेंगे। फिर हम आके पूछ के चले जाते उसको लिखेंगे नहीं। फिर आप बताइए, जब लोग लेन देन करेंगे क्या करेंगे, किसमें मेजर करते हैं? जो डील करते हैं, जो लेन देन करते हैं, किसमें मेजर करते हैं? पैसे में, एक मनी के रूप में। उसका कोई वैल्यू होता है, अब चाहे 1 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे लाख रुपया हो। मतलब जो भी सुबह से लेकर शाम तक एक्टिविटी करते हैं उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है। बिना वैल्यू, हाँ भले फ्री में तुमको दे दे उसकी बात अलग है, लेकिन कभी भी कहेंगे इतने रुपए का फ्री में दिया, उसका एक वैल्यू होता है उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का। मतलब बिजनेस नहीं कहते हैं कि बिजनेस में यारी दोस्ती नहीं चलेगा, लेकिन यारी दोस्ती अलग है, बिजनेस अलग है। सुने हो ना? हाँ, कहीं ना कहीं कंसेप्ट है। ठीक है, आपको फ्री में दे दे उसकी बात अलग है, लेकिन बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें कितने का दिया है, तभी तो बता पाएंगे। इतने का संपत्ति था, इतना कम हो गया, कहां से कम हुआ, बताएंगे इतना लोग बांटे थे, ठीक है, इतना ऐसे फ्री में दे दिया था, इतना या तो इतना बचा है। नहीं लिखोगे तब दिक्कत होगी। तो समझे, इसे बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्लियर है सबको? कोई पूछे तो बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए क्या बताया जा रहा है। ये तो हम पढ़ाए थे, समझाए थे, बहुत अच्छे से समझाए थे। जो अगला टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं अभी, देखिए देखिए कहा जा रहा है क्या, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ाया था ना बाबू, क्या पढ़ाया था इधर समझो। कहा जाता सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में कि जो बिजनेस है, समझो ना, और जो बिजनेस का मालिक है, ऑनर है, दोनों क्या है, अलग अलग एंटिटी है, और दोनों का एक अलग अलग अस्तित्व है। मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है, दोनों को अलग अलग मान के ही अकाउंटिंग करते हैं और बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कहो सर कैसे? तो आप बताओ, व्यापार का स्वामी जो व्यापार स्टार्ट करता था क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं। क्लियर है सबको? क्यों कैपिटल लिखते हैं? मालिक भी है ना, लेकिन लिखना पड़ता सिस्टमेटिक तरीके से कितना लगाया है। और व्यापार का स्वामी अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेता है तो ड्राइंग। क्लियर है आपको? क्या मतलब है? मतलब यही है कि जब अलग एंटिटी मान है तभी तो अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर अलग नहीं मानते तो कोई मतलब नहीं, सब एक ही में रिकॉर्ड कर देते। तो ये बोला जाता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक अलग एंटिटी के रूप में देखा जाता है, और जो कि अपने ओनर से बिल्कुल अलग एंटिटी है। और इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग एंटिटी है, और हम हमेशा इन दोनों को अलग अलग मानकर ही अकाउंटिंग करेंगे, दोनों को सेम अकाउंटिंग मान करके नहीं करते हैं। क्लियर है सबको? बोलो। तो ध्यान देना, यह सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। कोई पूछेगा तो बता दोगे? क्या बताओगे? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बिजनेस और बिजनेस के ओनर को अलग अलग माना जाता है और अलग अलग मानकर ही अकाउंटिंग
किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है समझिएगा, इसको समझा रहा हूं यहीं पे, ध्यान देना बाबू। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहा जाता है कि जो बिजनेस, व्यापारी जो बिजनेस स्टार्ट करता है और व्यापार को चलाता है, तो ये मान करके बिजनेस को स्टार्ट करता है कि इस व्यापार को लंबे समय तक चलाना है। क्या चलाना है जी? लंबे समय तक चलाना है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलाना है। अब बताइए कोई सोचता है क्या कि आज व्यापार को स्टार्ट किए कल बंद हो जाएगा? बोलो, सबका मेन उद्देश्य क्या रहता है कि व्यापार को मतलब ऐसा हो कि लाइफ भर हम चलाएं व्यापार को। मतलब हम हमेशा चाहते हैं कि जो व्यापार स्टार्ट किए वो लाइफ भर चलाए, क्योंकि मुझे फायदा होगा तो मुझे शौक है, दूसरी जगह जॉब करेंगे, अपना ही बिजनेस चलाएंगे। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि यह बिजनेस यह मान करके हम चलाते हैं, खोलते हैं कि इस बिजनेस को लंबे समय तक चलाना है, और यही एज्यूम करके उस गुड्स को खरीदते हैं, उस एसेट्स को खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल लंबे समय तक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बताइए, इस बिजनेस में हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? कंप्यूटर। तो हमारा व्यापार जो कंप्यूटर खरीद रहे हैं, क्या मान के खरीद रहे हैं? 1 साल चलाएंगे? नहीं, हम बहुत ज्यादा दिन तक चलाएंगे, बस मेंटेनेंस के खर्च लगेंगे। तो देखो कंप्यूटर यही मान करके खरीदते हैं। आप तो जो जो बेंच बनवाएंगे फर्नीचर, क्या मान करके? 1 साल के लिए? नहीं, लंबे समय तक के लिए। अब तो जो प्रोजेक्टर खरीदेंगे, क्या मान के खरीदेंगे? इसको भी इस्तेमाल लंबे समय तक करेंगे। जो बिल्डिंग बनवाएंगे, बोलो, जो प्लांट खरीदेंगे, लंबे समय तक लिए। मतलब यह गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि यह मान करके हम अकाउंटिंग हमेशा चलते हैं कि भविष्य में कोई ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि जो व्यापार को हमको बंद करना है। लेकिन आप बताओ, लोग व्यापार को बंद करते कि नहीं करते? करते हैं। मान लो व्यापार को चला लिया, व्यापार सही से नहीं चला, तो चाहते हैं कि क्या करें, बर्बाद हो रहे हैं, ज्यादा ना बर्बाद हो रहे, ऐसी दुकान बंद कर देते हैं हम लोग, फिर से दूसरा कोई व्यापार करते हैं या कहीं चले जाते हैं कमाने के लिए। लेकिन जो व्यापार प्रॉफिट में रहता है, चलता है, तो बेटर तरीके से चलाता है, तो ऐसा दोनों कंडीशन आता है। फिर कोई व्यापारी ऐसा नहीं चाहता है कि मैं अपना कोई दुकान खोलूं, ठीक है, कोई कंपनी खोलूं, कोई संस्था खोलूं, तो हम 2 साल के लिए चलाएंगे, 10 दिन के लिए चलाएंगे, या मानते हैं कि व्यापार अच्छा चलेगा तो लाइफ भर चलाएंगे। ठीक है ना? तो ध्यान देना, यही बोला जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में। देखिए क्या लिखा गया, थोड़ा समझ लेते हैं ये अकाउंटिंग में क्या लिखा गया, क्या बताया गया। देखो, कर इस कंसेप्ट के अनुसार यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं है। इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कि यदि हम कोई कंपनी किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाला लागत को सेम ईयर को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है, बल्कि यह एज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक किया जाएगा। कुछ समझे? बोलो, ये कंसेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे तुम क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, तो हम पूछेंगे कि बाबू ये कौन सा कंसेप्ट है, तो बताना पड़ेगा कि सर ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। हम पूछेंगे यह कौन सा कंसेप्ट है, तो बताना पड़ेगा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। आगे चल के बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है, ध्यान देना। चलिए अगला है कॉस्ट कंसेप्ट। क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट। चलिए इसको भी हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं और जानते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पे आते हैं। देखो, कॉस्ट कंसेप्ट में कहा जाता है कि बिजनेस जो है, और बिजनेस में बिजनेस को चलाने के लिए जितना हम एसेट्स खरीदते हैं, क्या करते हैं? खरीदते हैं, परचेज करते हैं। तो हम व्यापार में अगर इसको खरीद लिए एसेट्स को, अगर 10,000 में कोई फर्नीचर खरीदा, कितने में खरीदा? 10,000 में, तो 5 साल के बाद भी इसका कॉस्ट जो मानेंगे वह 10,000 मानेंगे, भले ही उसको अगले साल हम क्यों ना 1,000 में बेच दें। मतलब अगर हम या माउस खरीदे या पेन खरीदे, तो आज 10 रुपए में खरीदा है, तो 2 साल के बाद भी हम कहेंगे कि 10 रुपए में खरीदे, भले इस पेन को मैं 1 रुपए में बेच दे, घाटा 100 के।
बेचेंगे ना। मतलब ये जो प्रोजेक्टर हमने अगर 30,000 में खरीदा है तो 2 साल के बाद भी कोई पूछेगा तो हम बुक ऑफ अकाउंट में बताएंगे कितने में खरीदा है जी। जो बोला गया कॉस्ट कंसेप्ट, मतलब बिजनेस में जो भी हम लोग एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है, उसका कॉस्ट चाहे 2 साल हो चाहे 4 साल हो, जितने में खरीदते हैं वही हमेशा हर साल मेंशन करते बताते। लेकिन बेचते समय हमको डिप्रिसिएशन से भी काटा जाता है और घाटा भी हम सहते हैं, तब बेचते हैं। बोलो, अरे बाबू अगर आप गाड़ी खरीद लेते हो 80,000 का तो कोई पूछता है तो क्या बताते हो, ठीक है। अगर रियल में किसी को नहीं पता तो कहोगे 90,000 का खरीदा है। अगर मान लो किसी गांव में खरीदा है तो 85 का खरीदे, कहोगे 90, तो बहुत छुड़वाएगा तो 85 मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। लेकिन मान लो एजेंसी से खरीदा, सबका रेट पता ही है, तो बोलेंगे नहीं बाबू हमने खरीदा 80 में। लेकिन जब 2 साल के बाद बेचने जाओ तो क्या बोलोगे, हमने खरीदा तो उस साल 80 में, बेच रहे हो कितना में, 30,000 में, 50,000 में, 60,000, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमेशा हम बताएंगे कितने में खरीदा था हमने, 80,000 में। इसी बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग का रूल है। नहीं तो दिक्कत क्या होगी, हम मान लो दिखा नहीं रहे हैं कि कितने में खरीदे हैं और दिखा रहे हैं कितने बेचे हैं, तो दिक्कत यह होगी कि आगे चल के हमसे कोई पूछेगा फर्नीचर 10,000 का था तो क्या हुआ, तो हम बताएंगे कि सर 2 साल का पहले का जो 10,000 का फर्नीचर था ना और इस साल बेचे है ना, कितना घाटा सह के बेचे, ठीक है ना। अगर ना दिखाओ तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हर साल हम एडजस्ट करके दिखाते हैं कि मैनुअली इसका कॉस्ट क्या है, कितने में पड़ा था, ठीक है। तो यही देखो इसमें बताया गया और समझाया गया। क्या समझाया गया, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कॉस्ट कंसेप्ट, इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहा जाता है। इस कंसेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मानकर ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि यदि हम किसी फर्नीचर को कितने में खरीदे, 50 में खरीदा, तो उसे 2 साल बाद भी हमें बुक ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या माननी होगी, 50,000 ही माननी होगी। बेचने के लिए ऐसा नहीं कोई 50,000 में खरीदेगा, कितने में बेच रहे हैं दिखा देंगे तभी तो पता चलेगा कितना घाटा हुआ है। हाँ, तभी ओरिजिनल कॉस्ट मानना पड़ेगा। क्लियर है आपको, बोलो। चलिए, तो हमने कॉस्ट कंसेप्ट भी समझा, 4th नंबर। चलिए एक और स्टेप समझते हैं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट दिख रहा है आपको। अब देखो डुअल एस्पेक्ट कहता है क्या, कहता है कि जो आप बिजनेस करते हो और बिजनेस में जो आप ट्रांजैक्शन करते हो, क्या करते हो, ट्रांजैक्शन, सौदा करते हो, वो सौदा हमेशा 2 व्यक्तियों के बीच होता है। मतलब एक बिजनेसमैन और ये दूसरा बिजनेसमैन, मतलब यह खरीदने वाला तो यह बेचने वाला, यह बेचने वाला तो यह खरीदने वाला। चलो यह मेरा बिजनेस है और सपोज ये बैंक है, क्या है बाबू, बैंक है। तो कभी बैंक में पैसा जमा किया, कभी बैंक से पैसा निकाला। क्लियर है, मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन सा पक्ष, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, जिसे बोलते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड। और दोनों का बैलेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में कहा जाता है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसके 2 पक्ष माने जाते हैं, एक डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। दोनों का बैलेंस क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और उस वैल्यू को किसी ना किसी, ठीक है, मतलब जो हमारा जो ट्रांजैक्शन करते हैं, अब मान लो अगर इनको 100 रुपया देना है, किसको, एएसके को, तो 100 रुपये इनको लेना होगा, एएसके को, बोलो। इनको 200 रुपये लेना है तो इनको 200 रुपये देना होगा। तो बुक ऑफ अकाउंट में जितना ये लिखेंगे ये भी तो लिखेंगे। तो हम अब भी अपने अकाउंटिंग, मतलब यहाँ बोला जाता है क्या, तो देख लो जो मैंने समझाया है। कर इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 पक्ष होते हैं, पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट का होता है। और डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। जैसे बताया जा रहा है व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, किताब बताइए जितने का परचेज करेंगे उतना ही तो पेमेंट करेंगे, बोलो। फिर से बता रहा है इट रिसीव गुड्स ऑफ सेम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जितना वैल्यू का हम खरीदेंगे उतना ही वैल्यू हम पैसा
तो ये अपना स्क्रीन शेयर किया है। ठीक है बाबू, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछना, पूछिए हमसे। चलिए एक और बता देते पूछना। अगला है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्या मतलब है? तो मैं बताया था आपको ना कि जो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। बोलो। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि आप उसी फाइनेंशियल ईयर में आप अपना क्या करना, स्टेटमेंट तैयार करना। अब चाहे मंथली, चाहे क्वार्टरली, चाहे ईयरली, कि ये पता चल सके कि व्यापार में कितने का लॉस हुआ है, व्यापार में कितने का प्रॉफिट हुआ है, व्यापार में कितना एसेट्स बचा है, कितना लायबिलिटीज बचा है, और कितने का अगले साल कैपिटल होगा। यह कब पता कर सकते हैं? तो इस कंसेप्ट के अनुसार पता कर सकते हैं, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। मतलब ये कहता है कि आप जितना ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो कई लोग हर महीने में चेक कर लेते हैं, कई लोग 3 महीने में एक बार चेक करते हैं, और कई लोग साल भर में एक बार चेक करते हैं कि बिजनेस का स्थिति क्या है। नहीं तो मान लो हम बिजनेस करते गए, अब पता चला एक ही बार में 10 लाख का घाटा हो गया, तो परेशान हो जाएंगे। अगर मंथली चेक करेंगे तो उसको सुधार करेंगे, क्या कारण है इस महीने में हमारा घाटा लगा है, फिर अगले महीने में सुधार करेंगे, क्या कारण है 10 रुपया घाटा लगा है, कम करे 8 रुपया पे आ जाए, तो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। और एक ही बार में साल भर में चेक करेंगे तो कमजोर दिल के है तो हार्ट अटैक आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। हमको पता करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, तो हर जगह मंथली और क्वार्टरली, और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो चेक करते रहते, लेकिन साल भर में एक बार पता कर पाते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस हुआ है। लेकिन जो अकाउंटिंग जो होता है वो हमेशा चेक करते रहते हैं रेशियो। तो क्या बताया जा रहा है, देखो, इसे टाइम इंटरवल कंसेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेज को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। इस कंसेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट, ईयरली, क्वार्टर रखना चाहिए, जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। क्योंकि अगर शॉर्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो आगे चल के दिक्कत होगी, साल भर में एक बार देखेंगे तो, और उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पता नहीं प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ क्या है। लेकिन इसीलिए हमेशा जो छोटे व्यापारी वो मंथली भी चेक करते हैं, कुछ लोग 3 महीने पे एक बार, कुछ लोग साल भर में एक बार, ये नहीं 5 साल का एक ही बार रिपोर्ट चेक करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ठीक है, और मैंने बताया था अकाउंटिंग पीरियड क्या माना जाता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, या 4 लिखा है 31 मार्च। ठीक है, तो 22 से चालू होगा तो कहाँ खत्म होगा, 23 में। तो बताओ कौन सा फाइनेंशियल चल रहा है, 22-23 चल रहा है। ये नहीं समझना 22 खत्म हो गया तो खत्म, अभी 22 ही 23 चल रहा है। 23 में अप्रैल से फिर 23-24 आ जाएगा, समझे ना? अभी जो फाइनेंशियल चल रहा है कौन सा चल रहा है, 22-23, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तब 23-24 चालू हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, तो आप लोग को यहां तक पढ़ के आना है, मैं पूछूंगा भी, उसके बाद जो बाकी वो पढ़ाएंगे अगले क्लासेस में, समझाएंगे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब आप लोग एक एक करके थोड़ा सा मेन पॉइंट्स है जो आपको घर से पढ़ के आना है, हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट से, और पढ़िएगा, जहां दिक्कत हो बताइएगा। चलो, इसमें से जो जो क्वेश्चन है हमसे